गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि लव युग का प्रारंभ कैसे हुआ और महापाषाण संस्कृति क्या थी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो लव युग है वो ताम्रपाषाण युग के बहुत बाद में आता है, लेकिन चूंकि हमने नवपाषाण काल तक पढ़ लिया था, नवपाषाण काल के बाद हम लोग देखेंगे तो एक तरह से लव युग का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है ये नवपाषाण काल के पैरेलल ही चल रही है। ठीक है, भारत में तांबे का जो प्राचीनतम प्रयोग का साक्ष्य मिलता है वो 5000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है कि मानव ने जो है तांबे की खोज 5000 ईसा पूर्व के आसपास कर ली थी। ठीक है, तो भारत में हम देखें तो जो बनास नदी घाटी है और उसके अलावा जो मालवा का पठार है, पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ पर पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। तो इस संस्कृति को चूंकि ताम्र पाषाण संस्कृति कहा गया है, तो आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक ऐसे युग की बात की जा रही है जहाँ पर तांबे और पत्थरों का प्रयोग साथ साथ किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी इसके जो लोग थे, जैसे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में सुने हैं, सुनने के लिए तो आप लोग ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में भी सुने हैं, लेकिन अलग अलग समय जो है उनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर उस समय की सभ्यता को परिभाषित किया गया है। जैसे आप जब सिंधु घाटी सभ्यता आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक नगरी सभ्यता है, उसमें व्यापार एवं वाणिज्य की प्रधानता है और एक व्यवस्थित जो अगर नगर नियोजन के आधार पर उसको बसाया गया है। ठीक है, जब आप वैदिक पीरियड के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में चूंकि मनुष्य को कृषि की जानकारी नहीं थी तो पशुपालन पे केंद्रित अर्थव्यवस्था थी, और बाद में जब उसको कृषि की जानकारी हो गई तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गई। तो लेकिन वो क्या थी, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसी तरह जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, और इस संस्कृति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे निवास कर रहे हैं जहाँ पर तांबे की सुलभता हो अ, और पत्थर दोनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम्स वगैरह में भी आप लोग अगर देखेंगे तो आजकल मृदभांड से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि किस समय किस प्रकार के मृदभांड यूज किए जाते थे। तो जो ये ताम्रपाषाण काल है, इस काल का जो प्रमुख मृदभांड है उसको ओसीपी कहते हैं, गैरिक मृदभांड, विशिष्ट मृदभांड है। लेकिन जो प्रचलित मृदभांड है वो लाल और काले रंग का मृदभांड है। ठीक है, अब ताम्रपाषाण काल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसके स्थल पाए गए और उनको कुछ नाम दिया गया, तो उनको हम अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, तो जो पहली ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक है, तो जाहिर सी बात है कि एक प्राक हड़प्पन सभ्यता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो इसके बाद का है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के पहले से एग्जिस्ट करती रही है। तो कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको तांबे की सप्लाई जो है गणेश्वर से होती थी। ठीक है, अब जो आपका गणेश्वर है इस सीकर में पड़ता है, राजस्थान में। इसके बाद जो संस्कृति विकसित हुई वो उसको आहार संस्कृति या बनास घाटी संस्कृति कहते हैं। अब इसको बनास घाटी संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ताम्रपाषाण स्थल पाए गए राजस्थान में वो बनास नदी के किनारे बहुतायत में मिले। ठीक है, जैसे आपका आहार, गिलुंद, मरमी, बालाथल, ये सारे के सारे स्थल कहाँ मिले, बनास नदी घाटी में मिले। इसलिए इस
ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं, जो राजस्थान में विकसित हुई। और इसको आहार संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे जो परिपक्व स्थल है वो आहार है, इसलिए इसको आहार संस्कृति, सॉरी आहार नहीं, इसको आहार संस्कृति कहते हैं। ठीक है। अब जो आहार है, इसका प्राचीन नाम जो है ताम्रवती या ताम्बवती मिलता है। ठीक है। अब यहाँ से कई सारे साक्ष्य मिले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे यूनानी भाषा से लेखयुक्त एक मुद्रा मिली है। ठीक है। इसी तरह पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की मिली है। सूत काटने का चरखा का अवशेष मिला हुआ है। यहाँ पे जो है तांबे के बहुतायत उपकरण मिलते हैं, इससे पता चलता है कि इनको धातु कर्म का ज्ञान था। अनाज रखने के बड़े मृद भांड मिले हैं। ठीक है। इसी तरह राजस्थान में ही स्थित एक जगह है गेलुंग, ये एकमात्र ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ पर पकी ईंटों के मकान मिले हुए हैं। ठीक है, मकानों के अवशेष मिले हुए हैं। और बनास नदी घाटी में ही स्थित एक स्थान है बालाथल। बालाथल से जो है सबसे पहले दुर्गनुमा भवन का साक्ष्य मिलता है, और यहाँ पर कुष्ठ रोग के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं। जैसे जो स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे पहले अगर कहीं पर कुष्ठ रोग का प्रमाण मिलता है तो बालाथल से मिलता है। ठीक है। इसके बाद आती है मालवा संस्कृति, जो आपके मालवा के पठार में विकसित होने के कारण और नर्मदा नदी घाटी के आसपास विकसित होने के कारण मालवा संस्कृति कहलाई। ठीक है। और इसका जो प्रारंभ होता है जब आहड़ या बनास घाटी संस्कृति का पतन होता है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का, उसके बाद जो है आपकी मालवा संस्कृति अस्तित्व में आती है। मालवा संस्कृति में भी जो इसकी कायथा संस्कृति है वो मालवा संस्कृति से भी प्राचीन है, लेकिन चूंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो कायथा भी मालवा में स्थित था, इसलिए इसको भी हम लोग मालवा संस्कृति में ही पढ़ते हैं। तो चूंकि जो मालवा संस्कृति है इसका जो समय है वो 1700 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। अब मालवा संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि मालवा में ही एक स्थित है जगह गुनगेरिया, जहाँ से ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई है, मतलब कि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहीं पर एक स्थल है नवदा टोली, जिसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के अनाज मिले हुए हैं। ठीक है। और जो आपका नवदा टोली है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण स्थल है। और अब हम मालवा संस्कृति में ही कायथा संस्कृति को देखते हैं। जो कायथा संस्कृति है ये मालवा संस्कृति के बहुत पहले है। इसका जो टाइम पीरियड है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक है। अगर हम लोग कालक्रम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले तो गणेश्वर संस्कृति है जो कि प्राक हड़प्पन है, और इसके बाद जो है कायथा संस्कृति है। उसके बाद आपकी जो है आहड़, मालवा और जोरवे संस्कृति है। ठीक है। तो देखा जाए तो गणेश्वर संस्कृति के बाद सबसे अगर प्राचीन कोई ताम्रपाषाणिक संस्कृति है तो वो कायथा संस्कृति है। ठीक है। अब एक और संस्कृति है जो पश्चिमी महाराष्ट्र में 1200 ईसा पूर्व के आसपास प्रकाश में आती है, जिसको हम लोग जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। और ये जो है गोदावरी की सहायक नदी, एक प्रवरा नदी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई है। एक तरह से इसको गोदावरी नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों की का भौगोलिक जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इसका विस्तार है। ठीक है। अब अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्खनित एकमात्र स्थल तो नवदा टोली है, जो
भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा उत्खनित स्थल है। लेकिन अगर किसी एरिया की बात की जाए तो जो सर्वाधिक ताम्रपाषाण स्थल है जो बड़े पैमाने पर खोजे गए हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर आपके जोरवे, इमाम गांव और दैमाबाद और भी कई सारे स्थल हैं जो यहाँ पे खोजे गए हैं। ठीक है। अब जोरवे संस्कृति बाकी ताम्रपाषाण संस्कृतियों की तरह भी ग्रामीण संस्कृति ही थी, लेकिन यहाँ के जो कुछ स्थल थे जैसे इमाम गांव हो गया, दैमाबाद हो गया, इन्होंने जो है अपने आप को इतना डेवलप कर लिया था कि ये शहरीकरण के नज़दीक पहुंच गए थे। ठीक है। अब इसको हम लोग अलग से देखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ था। पहले हम लोग देखते हैं जो जोरवे स्थल है। अब जोरवे संस्कृति इसको इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी महाराष्ट्र में जो ताम्रपाषाणिक स्थल खोजा गया वो जोरवे है। ठीक है। अब यहाँ से सामाजिक असमानता के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे जो घर मिले हैं उनमें कई स्तर पाए गए हैं। जो संभ्रांत लोग हैं जिनका प्रभुत्व है वो लोग आयताकार घरों में निवास कर रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो गोलाकार या वृत्ताकार घर में निवास कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर सवादान की एक प्रक्रिया जिसको अस्थि कलश कहते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि ये लोग घरों में उनको उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। और जोरवे स्थल या संस्कृति का जो सबसे विशिष्ट मृदभांड है वो हाथ से बना मृदभांड है जिसमें टोटी लगी होती थी। ठीक है। वो भी यहाँ से मिलता है। सोने के आभूषण केवल और केवल जोरवे संस्कृति से और जोरवे स्थलों से मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो स्थल है वो है दैमाबाद। दैमाबाद जो है जोरवे स्थलों में, मतलब जोरवे संस्कृति के स्थलों में दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ से जो है किलेबंद बस्ती का साक्ष्य मिलता है कि मतलब जो दैमाबाद था वो किलेबंद था, कच्ची ईंटों की दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है। यहाँ शिशुओं में होने वाले स्कर्वी रोग की जानकारी मिलती है। कांसे का रथ मिलता है जिसको 2 बैल खींच रहे हैं और एक नग्न मानव आकृति उसको चला रही है। एक ऐसा घर मिलता है जो अर्धवृत्ताकार है जिसको मंदिर की संज्ञा दी गई है। ठीक है। यहाँ से भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं भी मिली हैं। अब इसके बाद एक स्थल है इनाम गांव। ये किले बंद होने के साथ साथ चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ था। ठीक है। यहाँ पर गोलाकार गड्ढे वाले घर मिलते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है यहाँ से। इसके अलावा मुखिया का मकान व अन्नागार भी यहाँ से मिलता है और द्विस्तरीय बस्ती के अवशेष। यहाँ से भी सामाजिक असमानता के अवशेष प्राप्त होते हैं कि मतलब संभ्रांत वर्ग एक किसी विशेष प्रकार के बने घरों में रहते हैं और आम लोग किसी विशेष प्रकार के बने घर में रहते हैं। ठीक है। और यहीं पे एक स्थल है नेवासा। वहाँ से जो है पटसन और मोटे रेशम के उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब एक फैक्ट है कि पूरे में कोई जगह है वाल्की, उसको इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती कहा गया है। अब सैटेलाइट बस्ती का तो मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया, सैटेलाइट तो आजकल के टर्म है, लेकिन उस समय उसको सैटेलाइट बस्ती कहा गया। तो आप लोग ये याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी बस्ती को जो है सैटेलाइट बस्ती के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है जो अभी फिलहाल में भारत में नहीं है, तो इसमें एक नाल संस्कृति है जो आपके बलूचिस्तान में है। दूसरी एक कुल्ली संस्कृति है, ये भी आपके बलूचिस्तान में स्थित है। और भारत में कभी नई ताम्रपाषाणिक स्थल खोजा गया है जिसको अमलानंद घोष ने खोजा था गग्गर हाकरा क्षेत्र में 1952-53 में। उसको सोथी संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के मृदभांड विभिन्न समय में प्रचलित थे। ठीक है। तो देखिए एग्जाम में जो पूछा जाता है बस इतना ही पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लिया गया कि ओसीपी किस काल का विशिष्ट मृदभांड है, या फिर चित्रित धूसर जो मृदभांड है जिसको हम लोग कहते हैं पीजीडब्ल्यू,
ये किस काल का विशिष्ट मृत भांड है। तो मैं बस आप लोग को इसमें मोटी मोटा इतना ही बता देता हूँ कि जो ओसीपी है, जिसको हम लोग गैरिक मृत भांड कहते हैं, ये जो आपका ताम्र पाषाण काल है उसका विशिष्ट मृत भांड है, ठीक है। और जो कृष्ण लोहित मृत भांड है, मतलब काला एवं लाल जो मृत भांड है, वो ऋग वैदिक काल का विशिष्ट मृत भांड है, जिसको ऋग वैदिक काल का प्रतिनिधि मृत भांड कहा जाता है। और आपका जो BRW है, जिसको हम लोग चित्रित, सॉरी, जो आपका PGW है, जिसको हम लोग चित्रित धूसर मृत भांड कहते हैं, ये उत्तर वैदिक काल का विशिष्ट मृत भांड है। तो जो आपका PGW है, चित्रित धूसर मृत भांड, या उत्तर वैदिक काल का विशिष्ट मृत भांड है, ठीक है। और जो NBPW है, इसको कहते हैं उत्तरी काले पालिशदार मृत भांड। ये द्वितीय नगरीकरण, मतलब 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मृत भांड है, ठीक है। जब द्वितीय नगरीकरण हो रहा है, महाजनपदों का विकास हो रहा है, तब के प्रचलित मृत भांड है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।